ज्योतिष प्रेमियों, ओम नमः शिवाय। आइए ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण सूत्र को लेते हैं और इस वीडियो में हम इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं कि यह सूत्र कहाँ तक एप्लीकेबल है, यानी कहाँ तक इस सूत्र को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और कहाँ इस सूत्र के ऊपर इससे पहले वाले सूत्र जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, वरीयता प्राप्त कर जाएंगे। इससे पहले चैनल पर नए हो तो फलित अष्टो ज्ञान नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य वीडियो की सूचना आप तक मिल जाए। और ये व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है, यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो अल्प फीस है, उसके साथ विश्लेषण करा सकते हैं। और इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो यही कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इस पाठ से संबंधित इसका जवाब आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो ये शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो शुभ फल नहीं देते हैं, और इसका उल्टा सूत्र होता है, यदि अशुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो अशुभ फल नहीं देते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि अशुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हैं तो शुभ फल देते हैं, ये भी नहीं कहा। और इसका ये भी अर्थ नहीं हुआ कि शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो अशुभ फल देते हैं। अब कहिएगा कैसे, तो ये शुभ फल नहीं देते हैं, अर्थात इसको इतना ही समझा जाएगा कि इनके शुभ फलों में थोड़ी सी कमी हो जाती है। वो क्यों? तो ये सदैव नहीं होगा। कब कब होगा? जब कहीं न कहीं से इनको कोई और दोष लग जाए। अब काल पुरुष की कुंडली में यदि मेष लग्न को हम लेकर के चलते हैं तो देखिए क्या स्थिति बनती है। तो जब मेष लग्न लेके चलेंगे और सपोज कीजिए शुक्र यहाँ पे बनेगा सप्तम राशि में, और अपने इसके मूल त्रिकोण राशि भी है और यहाँ पे शुक्र रहता है तो मालव्य नामक महापुरुष योग बनता है। शुक्र द्वितीय और सप्तम दोनों का ये स्वामी भी है। तो अब ये सर्वाधिक शुभ ग्रह पहले हम जान लें, पहले नंबर पे गुरु, उसके दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे बुध होता है। और पाप प्रभाव में आने पे बुध को भी अशुभ मान लिया जाता है, फिर भी बुध 100 में ही रहता है, क्रूर कभी नहीं होता। और चंद्रमा जब पक्ष बली हो, अर्थात कृष्ण पक्ष के अष्टमी से बाद और अष्टमी से पहले और शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बाद की स्थिति, जब चंद्रमा आकाश में आधा हो, आधा पूरा हो, आधा हो, तब हम चंद्रमा को पक्ष बली कहते हैं और ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। तो अब देखिए मेष लग्न में यहाँ पे चंद्रमा मिल गया और शुक्र मिल गया और यहाँ से तो शनि देव है। तो इस सूत्र को चंद्रमा और ये इस पे शुक्र पे लागू होगा। तो क्या चंद्रमा की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो ये शुभ फल नहीं देंगे अपन तो 50% तो लागू इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये अशुभ हो जाते हैं तो वैसे ही कट गया। और जब ये शुभ होंगे तो शुभ फल में थोड़ी सी कमी कर जाएंगे, इसलिए कि तब ये नैसर्गिक कारकत्वों का फल अधिक करेंगे और अपने स्वामित्व को भूल जाएंगे। इसको ऐसे समझा जाए कि कोई भी व्यक्ति जो पापी व्यक्ति है वो सबसे पहले अपना ख्याल करता है, अपने घर का ख्याल करता है, परंतु जो महापुरुष लोग होते हैं वो पूरे दुनिया का ख्याल करते हैं, तब जाकर के अपना ख्याल करते हैं। तो इस सूत्र को इस संदर्भ में हम समझेंगे, चूँकि गुरु और शुक्र हैं, ये सबसे पहले दुनिया का ख्याल करेंगे, चेलों का ख्याल करेंगे। चूँकि गुरु हैं तो अपने शिष्यों का भी ध्यान रखना है, इनको मानवता का भी ख्याल करना है, पूरे विश्व समुदाय का भी ख्याल करना है। तो इसीलिए ये अपने स्वामित्व अर्थात अपने घर को जिसके स्वामी हैं उसका ख्याल कम रख पाते हैं, देश दुनिया और समाज का ख्याल, मानवता का ख्याल आदि अधिक रखते हैं। और अपने नैसर्गिक कारकत्व अर्थात गुरु को जो नैसर्गिक कारकत्व में धन देना, पुत्र देना, आय देना, संतान देना और ये भाग्योदय कराना, धर्म का कारकत्व रखना, साथ ही कर्म का भी अस्थायी कारकत्व रखना, ये गुरु के अंतर्गत आता है। इतने बड़े बड़े कार्य गुरु के पास हैं तो उन सबको करने में ही वो व्यस्त रह जाते हैं और इसीलिए अपने जो घर हैं वो उसका वो ध्यान कम रख पाते हैं, अर्थात उसका कम फल करते हैं। इसका बस इतना ही अर्थ है। अब ले लीजिए शुक्र यही है तो मालव्य महापुरुष का फल नहीं देंगे, निश्चित तौर पे देंगे, इसको कह दिया जाएगा कुलदूपक योग भी है। अब साथ में मार्कत्व का दोष भी लग गया तो अपनी दशा और अंतर्दशा में निश्चित तौर पे कुछ न कुछ शरीर कष्ट तो ये देंगे ही देंगे, क्योंकि लग्न से समभावस्थ रहते हुए भी लग्न की शत्रु की श्रेणी में आते हैं, मारक भाव हैं ये, तो उसका असर तो कुछ न कुछ रहता ही है।
अब ले लीजिए इसी का और सुपरिणाम कर लीजिए। यदि मिथुन लग्न बनता है तो 2 केंद्रों के स्वामी बुध हो जाते हैं और बुध को लग जाएगा 2 केंद्रों के स्वामी होने का, ये सूत्र को डबल कर लीजिए, द्विकेंद्रत्व का दोष। तब क्या स्थिति होगी कि बुध यहाँ बैठ जाए तो भद्र महापुरुष नामक योग बना लेते हैं। तो क्या भद्र महापुरुष योगों का फल करेंगे अथवा इस सूत्र के अनुसार शुभ फल नहीं देंगे? तब यहाँ ये सूत्र ओझल हो जाएगा, वो सूत्र हावी हो जाएगा भद्र महापुरुष योगों वाला। और दशा फल में सबसे पहला ही सूत्र आएगा कि लग्नेश की दशा अभ्युदयकारी होती है, उन्नतकारी होती है, शरीर स्वास्थ्य आदि को जो है ठीक करने वाली होती है और समाज में प्रभुत्व दिनों दिन बढ़ता जाता है। तो इसीलिए यह सूत्र यहाँ पर ओझल हो जाएगा, परंतु गुरु को यह दोष लग जाएगा, गुरु को यह दोष लग जाएगा और दुगुने परिणाम में लग जाएगा। यद्यपि हंस महापुरुष योग बन भी जाए यहाँ पे और यहाँ पे गुरु रहते हैं तो हंस नामक महापुरुष योग बन जाता है गुरु के रहने से। कुल दीपक योग भी बन जाता है, शुभ ग्रह केंद्र में हो तो केसरी योग भी बन जाता है। तो इतने सारे राजयोग जो बनते हैं उनका फल मिलेगा या इसका देखेंगे तो दोनों का फल मिलेगा। अब यहाँ द्विकेंद्रत्व का दोष भी लग गया, इनके ऊपर भार अधिक पड़ गया। तो ये क्या करेंगे, जब भी इनकी दशा और अंतर्दशा आएगी तो ये अपने नैसर्गिक गुणों का फल अधिक करेंगे और अपने स्वामित्वों का फल कम करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ये नैसर्गिक ये शुभ फल नहीं देते, अर्थात इस भाव के लिए रिगार्डिंग और इस भाव के रिगार्डिंग ये उदासीन हो जाते हैं और धन खूब देंगे, आय को खूब देंगे, भाग्योदय कराएंगे, यहाँ से आय देंगे और यहाँ से संतान आदि देंगे, बड़ा निवेश आदि के बारे में सोचेंगे, देश दुनिया आदि का ख्याल अधिक कराएंगे। इसीलिए यह दोष एप्लीकेबल हो जाता है। चंद्रमा को तो एक मेष लग्न में कर, अब देखेंगे कि ग्रह क्या लग्नेश का मित्र है या नहीं। तो देखेंगे यहाँ गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हुए भी मारक भाव में, यहाँ पे इस द्वितीय और सप्तम भाव को मारक भाव भी कहते हैं। लग्नेश से गुरु जो है समभावस्थ हो जाते हैं। बुध तो इनको सम मानता है लेकिन गुरु शत्रु मानता है, तो कोई बहुत विशेष इनको हानि नहीं होती है। लेकिन अब वो वाली स्थिति आए, कुछ न कुछ तो ये मारकत्व का स्थिति रहेगा, तो ये सूत्र एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम इसमें यहाँ कर लेते हैं, हम लोग इसको कर लेते हैं यहाँ पे 9 नंबर और कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 नंबर। अब इस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पे 9 नंबर यहाँ पे 12 नंबर हो जाएगा, तो द्विकेंद्रत्व का दोष लग जाएगा बुध को। तो अब यहाँ से बुध काफ़ी दोषपूर्ण हो जाएगा और धनु अर्थात मीन वाले अर्थात गुरु जिसका लग्नेश बन गया, लग्न का स्वामी बन गया, तो ये शत्रु भी हो गया, द्विकेंद्रत्व का दोष भी लग गया। तो ये उतना अच्छा नहीं है, ये इस सूत्र में ये पड़ जाएंगे और निश्चित तौर पे अपनी दशा अंतर्दशा में बुध द्विकेंद्रों के भार तले दब भी जाएंगे, बहुत उत्तम फल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके ऊपर भार अधिक होगा। अब बल क्या है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह दशा अंतर्दशा आएगी तो अपने स्थिति के अनुसार फल करेगा, बल के अनुसार फल करेगा और युति के अनुसार फल करेगा। तो नैसर्गिक कारकत्वों का भी उसे फल करना है, स्वामित्वों का भी फल करना है, तो ये स्थिति थोड़ी सी दब जाती है। तो इस सूत्र को हम इसी तरह पे लेंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि यदि वह केंद्र का स्वामी बनता है तो भी यदि वो लग्नेश है तो यह सूत्र ओझल हो जाएगा। यदि वो लग्नेश नहीं है और लग्नेश के अलावा इन 3 केंद्रों का स्वामी बनता है और लग्नेश वो नहीं है, तब यह सूत्र पूरी तरह से एप्लीकेबल है। जैसे ही वह ग्रह किसी अन्य केंद्र का स्वामी है, जैसे इनमें हो जाएगा धनु मीन बुध और अर्थात गुरु और बुध के लिए, तो तब इनके लिए दोष नहीं बन जाता है। और उसके बाद शुक्र बनते हैं तो शुक्र एक केंद्र के स्वामी होंगे तो दूसरे केंद्र के स्वामी नहीं होंगे, अर्थात 50% दोष लगेगा। तो मकर और कुंभ लग्नों में पूर्ण योगकारी हो जाते हैं और अपनी दशा अंतर्दशा में वो शुभ फल ही देंगे, वहाँ पे यह सूत्र ओझल हो जाएगा। लेकिन शुभ फल अब उनकी स्थिति आदि निश्चित तौर पे काउंट की जाएगी। और
चंद्रमा तो 50% बड़ी ही है। तो इस तरह से हमको इस सूत्र को देखना है, और जो बहुधा इस सूत्र की चर्चा की जाती है, तो उम्मीद है आपको यह सूत्र जो है अब भ्रम में नहीं डालेगा। इस सूत्र को हम हल्के ही लेंगे, लेकिन तब यह सूत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा जैसे इसमें हमने चर्चा की। यदि वो लग्न का स्वामी नहीं है और किसी अन्य केंद्र का इसका स्वामी है, तो उसको इस सूत्र का पालन करना पड़ेगा। लेकिन वो अशुभ नहीं हो जाता, अपने उस भाव के फल को थोड़ा सा कम करता है, अपने नैसर्गिक गुणों का तो फल करता ही है। तो नैसर्गिक गुण भी कम नहीं होते हैं। जैसे गुरु की दशा आ गई तो नैसर्गिक पुत्र मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, आमदनी बढ़ेगी, शरीर का स्वास्थ्य उत्तम होगा, मार्कत्व का भी फल जब देना होगा तो देगा ही देगा, तो वो अलग बात है। फिर तो शुभ ग्रह की दशा अच्छी कही जाती है। इसीलिए तो उम्मीद है समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।